स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर 33 है हमारा, ये मानव में भ्रूणीय परिवर्धन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं कि मानव में जब भ्रूणीय परिवर्धन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्रिया होती है तो उस दौरान कौन सी स्टेजेस या अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। तो आज डिटेल डिस्कस करेंगे हम मानव में भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में। मैं भ्रूणीय परिवर्धन स्टार्ट करूं उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन इन दो टर्म्स के बारे में करेंगे। जो फर्स्ट टर्म हमने ली है उसका नाम है ब्लास्टोजेनेसिस। हिंदी में ब्लास्टोजेनेसिस को कोरक जनन के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी दूसरी टर्म जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। इसे हिंदी में हम भ्रूणोद्भवन, तो ये कोरक जनन या कोरक भवन है और ये भ्रूणोद्भवन है। तो थोड़ा सा अंतर पहले इन दोनों के बारे में करेंगे फिर टॉपिक पर आएंगे। तो शुरुआत हम करें कि यदि किसी एनिमल में, किसी जंतु में अलैंगिक विधि से जनन की क्रिया हो रही है, कि कोई जंतु ऐसा है और वो जंतु एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, अलैंगिक विधि से उसमें जनन की क्रिया अगर होती है, तो ऐसी स्थिति में जब अलैंगिक विधि से जनन की क्रिया होगी और इस प्रकार जो नई संतति बनेगी, इस पूरी प्रक्रिया को ब्लास्टोजेनेसिस या कोरक भवन के नाम से जाना जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूं। अगर नई संतति का निर्माण अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा होता है तो इसे ब्लास्टोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। मैं एक उदाहरण ले सकता हूं, जैसे सिलेंट्रेटा, हाइड्रा इस संघ का एक उदाहरण है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा यानी बर्डिंग के द्वारा अलैंगिक जनन होता है और नई संतति बनती है। तो हाइड्रा में जो मुकुलन द्वारा नई संततियां बनी, इस विधि को हम
ब्लास्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब मैं आऊंगा एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। हिंदी में हमने एम्ब्रियोजेनेसिस को भ्रूणोद्भवन ये नाम दिया है। अब क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस, तो थोड़ा उस पे हम डिस्कस करेंगे। यदि किसी एनिमल में लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है और नई संतति का या भ्रूण का विकास होता है, तो इस विधि को एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भवन कहा जाएगा। तो क्या होगा इस समय कि शुक्राणु अंडाणु का संलयन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज में कोशिकीय विभाजन हुए, फिर कोशिकीय विभेदन हुआ और एक भ्रूण निर्मित हुआ। और इस प्रकार अगर संतति बनी तो ये पूरी प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। तो आई होप ब्लास्टोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। अब मानव की बात कर रहे हैं तो मानव में जनन केवल लैंगिक विधि से ही होता है और कोई तरीका जनन का नहीं है। इसका मतलब मानव में जो भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा है वो इस एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भवन की क्रिया का एक उपयुक्त उदाहरण है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस का है, भ्रूणोद्भवन का है। यहां तक ठीक समझ में आ गया होगा आप। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि मानव में जो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा है वो क्रिया कहां पर होगी, साइट क्या है उसकी, स्थल क्या है उसका। तो पहली चीज मानव में इंटरनल डेवलपमेंट है, आंतरिक प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। ये बात नोट करने वाली है कि ह्यूमन में इंटरनल डेवलपमेंट प्रेजेंट है, मतलब मानव में आंतरिक प्रकार का परिवर्तन उपस्थित होता है। अब क्या मतलब है आंतरिक परिवर्तन का, यानी भ्रूण के परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया शरीर के भीतर, और वो भी कहा कि जो मादा सदस्य है, फीमेल पार्टनर है, उसके प्रजनन तंत्र में गर्भाशय यूटेरस ये एक संरचना है और उसी गर्भाशय में या यूटेरस में भ्रूण का संपूर्ण परिवर्तन होता है। तो मानव में परिवर्तन कैसा हो गया, आंतरिक प्रकार का परिवर्तन। अच्छा, कुछ जंतु ऐसे भी हैं हमारे आसपास जिनमें ये डेवलपमेंट एक्सटर्नल बाह्य प्रकार का है, यानी भ्रूण के परिवर्तन की क्रिया जंतु के शरीर से बाहर यानी बाहरी वातावरण में हो रही है। जैसे मेढक की बात करें, फ्रॉग की, तो उसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, बाह्य प्रकार का परिवर्तन है। तो हम तो मानव के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो मानव में आंतरिक प्रकार का परिवर्तन है,
ये हमें ध्यान होना चाहिए। वो परिवर्धन कहाँ पर हो रहा है? तो जो फीमेल पार्टनर है उसके प्रजनन तंत्र में गर्भाशय यूटेरस नामक संरचना है, वहां ये परिवर्धन की क्रिया होती है। यहां तक ठीक। तो इंटरनल डेवलपमेंट है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब परिवर्धन की क्रिया होगी तो उस परिवर्धन की क्रिया के दौरान कौन सी स्टेप्स आएगी और उन स्टेप्स की या जो अवस्थाएं आ रही हैं उनके क्या विशिष्ट लक्षण हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे जाइगोट से, युग्मनज से हम शुरुआत करते हैं। यहां तक ठीक है? तो शुक्राणु और अंडाणु, नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो परिणाम स्वरूप निर्माण होगा जाइगोट का। हिंदी में जाइगोट को हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। यहां तक ठीक। जाइगोट है ये एक द्विगुणित, मतलब इस जाइगोट में 2n अवस्था है, ये डिप्लॉइड है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इसमें केवल एक है। इसका मतलब युग्मनज द्विगुणित तो है लेकिन एक कोशिकीय संरचना होती है ये। यहां तक ठीक। तो ये युग्मनज जो है, जाइगोट जो है, इसी से भ्रूणीय परिवर्धन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जाइगोट पहली कोशिका है भ्रूणीय परिवर्धन की, यहीं से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होंगे। यहां तक ठीक। और जाइगोट के बाद जो भ्रूणीय परिवर्धन में नेक्स्ट स्टेज, अगली अवस्था आए, तो जाइगोट युग्मनज भ्रूणीय परिवर्धन की फर्स्ट स्टेज है जो द्विगुणित है लेकिन एक कोशिकीय संरचना है। और जाइगोट कहाँ है? मादा के प्रजनन तंत्र के फैलोपियन नलिका वाले भाग में ये युग्मनज या जाइगोट प्रेजेंट है, उपस्थित है। यहां तक ठीक। अच्छा, ये जाइगोट अगली स्टेज में बदलेगा। तो जाइगोट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उस नेक्स्ट स्टेज का नाम मोरूला, हिंदी में मैं इसे कहूं तो मोरूला को हिंदी में तूतक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो युग्मनज के बाद भ्रूणीय परिवर्धन में जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उस नेक्स्ट स्टेज का नाम मोरूला या तूतक अवस्था है। तो यहां से यहां तक क्या चेंज आया? अच्छा, मोरूला मल्टी सेल्यूलर है, जाइगोट तो यूनिसेल्यूलर था, उसमें एक ही कोशिका थी, लेकिन मोरूला बहुकोशिकीय है, मल्टी सेल्यूलर है। प्लस मोरूला की जो प्रत्येक कोशिका है वो भी डिप्लॉइड 2n होती है। तो जाइगोट बदला मोरूला में, जाइगोट एक कोशिकीय था, मोरूला बहुकोशिकीय है। जाइगोट द्विगुणित था, मोरूला की भी हर कोशिका
द्विगुणित होती है। यहां तक ठीक। अब मोरूला आगे जाकर क्या करेगा, फिर परिवर्तित होगा और परिवर्धन की अगली अवस्था बनाएगा। तो मोरूला के बाद परिवर्धन की जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो ब्लास्टूला अवस्था है, जिसे हिंदी में कोरक अवस्था कहा जाता है। ब्लास्टूला भी मल्टी सेल्यूलर है, कोशिकाओं की संख्या मोरूला से ब्लास्टूला में ज्यादा हो गई और बढ़ गई। ब्लास्टूला की भी सभी कोशिकाएं आपके द्विगुणित हैं। फिर ब्लास्टूला क्या करेगा, और परिवर्धन में आगे जाएगा और निर्माण कर देगा गैस्ट्रूला अवस्था का, वो भी मल्टी सेल्यूलर है, द्विगुणित है। तो जब हम भ्रूणीय परिवर्धन को देखते हैं तो ऐसी कुछ अवस्थाएं मानव में भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान दिखाई देती है। मानवी क्या, जिनमें भी एम्ब्रियोजेनेसिस है उन सभी में परिवर्धन के दौरान ये अलग अलग अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। अब एक एक करके मैं डिस्कस करूं। पहली शुरुआत में करता हूं कि निर्माण करना है किसका, मोरूला का, तूतक का निर्माण किया जाए। तो मोरूला के या तूतक के निर्माण की क्रिया को हमने नाम दिया है मोरूलेशन, या वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके द्वारा युग्मनज तूतक में परिवर्तित हो जाए, इसे तूतक भवन अंग्रेजी में मोरूलेशन के नाम से जाना जाता है। तो सिंपली याद रखें, मोरूला के निर्माण की प्रक्रिया मोरूलेशन कहलाती है। यहां तक ठीक। अब मोरूलेशन कहां पर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मादा में परिवर्धन हो रहा है, फीमेल पार्टनर में, तो मोरूला अवस्था तक का निर्माण फैलोपियन नलिका में ही हो जाएगा। तो जाइगोट वही था, निषेचन के बाद मोरूला भी वहीं बन जाएगा और मोरूला का निर्माण निषेचन के बाद अगले 3 दिनों में पूर्ण हो जाता है। यानी भ्रूणीय परिवर्धन के जो 3rd डे की हम बात कर रहे हैं, तीसरे दिन की, तब तक फैलोपियन नलिका में या जो अंडवाहिनी है वहां पर युग्मनज से तूतक या मोरूला बन जाता है। यहां तक ठीक। अब मोरूला के निर्माण को हमने मोरूलेशन कहा, तो परिवर्तन क्या दिख रहा है मुझे कि युग्मनज में तो एक ही कोशिका थी, मोरूला मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय है। तो यहां पर एक कोशिकीय संरचना बहुकोशिकीय संरचना में बदल गई। तो यहां पर दूसरी चीज भी हम देख रहे हैं कि युग्मनज द्विगुणित था, मोरूला की भी सभी कोशिकाएं द्विगुणित हैं। तो यहां जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी है, एक प्रक्रिया हो रही है यहां पर, उसे हमने नाम दिया है क्लीवेज। इसे आप विदलन के नाम से भी जानते हैं। तो क्लीवेज क्या है मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। क्लीवेज एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, माइटोटिक डिवीजन है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या समान रह रही है और ऐसा तो माइटोसिस में समसूत्री विभाजन में होता है। तो जो विदलन है, क्लीवेज है, इट इज ए काइंड ऑफ माइटोसिस डिवीजन, एक प्रकार का ये समसूत्री विभाजन है। लेकिन समसूत्री विभाजन से कुछ अलग भी है। ये कैसे अलग है कि जब एक कायिक कोशिका है सामान्य
उसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो उसके कोशिका चक्र को अगर हम देखें, सेल साइकिल को, तो ये 4 अवस्थाएं दिखती है। वृद्धि अवस्था प्रथम, जीवन। एस संश्लेषण अवस्था है, सिंथेसिस है। G2 वृद्धि अवस्था सेकंड, और M यानी विभाजन की अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं एक कोशिका चक्र में होती है। लेकिन जब हम विदलन को देखते हैं, तो विदलन के समय जो कोशिका चक्र संचालित होता है उसमें वृद्धि अवस्थाएं नहीं है, ना तो G1 है ना G2 है, केवल संश्लेषण विभाजन, ये 2 ही अवस्थाएं होती हैं। तो क्या होगा ऐसा होने से कि अगर सामान्य कोशिका चक्र था तो वृद्धि के बाद विभाजन हो रहा था, यहां किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं है, केवल संश्लेषण S और विभाजन हो रहे हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा कि जो युग्मनज से मोरूला बना उसमें कोशिकाओं की संख्या तो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। एक विदलन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, एक बड़ी बनती है एक छोटी बनेगी, तो ये आ गई 2 सेल स्टेज, 2 कोशिकीय अवस्था। अब जो बड़ी वाली कोशिका ने फिर विभाजन किया तो आ गई 3 कोशिकीय अवस्था। इस तरह से ये विदलन हो रहे हैं, लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है। तो कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन जो संरचना है उसके आकार में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि अंडे के चारों ओर एक आवरण होता है, जोना पेल्यूसिडा। तो वृद्धि तो हुई नहीं, तो युग्मनज में केवल विदलन हुए, संख्या बढ़ गई कोशिकाओं की, आकार लगातार कोशिकाओं का घटता जा रहा है। तो इस प्रकार जोना पेल्यूसिडा का आवरण उस तूतक के चारों ओर बना हुआ रहेगा, वो टूटेगा नहीं। तो विदलन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, लेकिन वो समसूत्री विभाजन से थोड़ा अलग है, वो हमने डिस्कस किया। तो विदलन के द्वारा एक मोरूला अवस्था बनी और इसमें 16 कोशिकाएं हैं, 16 सेल स्टेज, और तूतक की प्रत्येक कोशिका को हम नाम देते हैं कोरक खंड, ब्लास्टोमियर। इज दैट क्लियर? तो जाइगोट में एक ही कोशिका थी, तूतक भवन की क्रिया हुई, उस समय विदलन हुए और वो बदल गया 16 कोरक खंड वाली एक अवस्था में, जिसका नाम है मोरूला तूतक अवस्था। इस समय ये जो संरचना है मोरूला, ये शहतूत का जो फल है मलबेरी, उसके जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम तूतक दिया गया है, मोरूला दिया गया है। यहां तक ठीक? तो ये मोरूला हमें तीसरे दिन, भ्रूणीय परिवर्धन के तीसरे दिन अंडवाहिनी में, फैलोपियन नलिका में दिख जाएगा। अभी भी इसके चारों ओर जोना पेल्यूसिडा का आवरण है, किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है, केवल विदलन हुए हैं। इसलिए जो युग्मनज एक कोशिकीय था वो अब 16 कोशिकीय इस मोरूला में बदल गया। मोरूला की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित है, कोरक खंड कहलाती है। यहां तक ठीक आपको समझ में आ गया होगा। जाइगोट से मोरूला बना, इस प्रक्रिया को मोरूलेशन, तूतक भवन कहा। कौन सी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है? विदलन की प्रक्रिया इसमें सम्मिलित होती है। यहां तक ठीक? और ये पूरे परिवर्तन फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी तक ही सीमित है। अब भ्रूणीय परिवर्तन की अगली अवस्था में जाएं। उस अगली अवस्था का नाम है ब्लास्टूला अवस्था, कोरक अवस्था। तो मोरूला के ब्लास्टूला अवस्था में परिवर्तन को ब्लास्टूलेशन,
कोरक भवन के नाम से जाना जाता है। ये सेकंड स्टेप है। तो जाइगोट के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला के निर्माण को ब्लास्टूलेशन कहा जाएगा। यहां तक अभी भी ये मोरूला अंडवाहिनी में है और लगातार ये आगे खिसक रहा है, और खिसकते खिसकते इसको गर्भाशय में पहुंचना है, ये उद्देश्य है। तो ब्लास्टूला मोरूला ब्लास्टूला में बदलेगा, और इस प्रक्रिया में वो लगातार पहुंच रहा है, कहां पर? गर्भाशय की ओर खिसक रहा है। तो ब्लास्टूला अवस्था क्या है, मैं थोड़ा उस पर डिस्कस करूंगा। अब जो मोरूला है, इस मोरूला में और विदलन हुए, विभाजन हो रहे हैं कोशिकीय, और फिर एक अवस्था आई कोरक अवस्था, ब्लास्टूला अवस्था। अलग अलग जंतुओं के ब्लास्टूला के नाम भी अलग अलग है, क्योंकि उनकी संरचनाएं अलग अलग है। तो हम बात कर रहे हैं मानव के परिवर्धन की। तो मानव में भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो ब्लास्टूला बनता है उसे ब्लास्टोसिस्ट इस नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे हम कोरक पुटी कहेंगे। है तो ये ब्लास्टूला ही, अलग अलग जंतुओं के ब्लास्टूला संरचना में अलग अलग है, इसलिए उनके नाम भी अलग अलग दिए गए। मानव की बात कर रहे हैं, मानव में और जो भी यूथीरियन मैमल है प्लेसेंटल, उनमें ब्लास्टूला को कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब क्या संरचना है कोरक पुटी की या ब्लास्टोसिस्ट की, थोड़ा वो देखें। क्या होगा, मोरूला की जो परिधीय कोशिकाएं हैं चारों ओर वाली, वे कोशिकाएं अब परिवर्तित हुई, और परिवर्तित होकर ये परिधीय कोशिकाएं थोड़ी चपटी हो गई हैं। इन चपटी कोशिकाओं को जो परिधि की ओर है, इस चारों ओर है, चपटी हो गई है, फैल गई है थोड़ी, इनका नाम दिया गया ट्रोफो एक्टोडर्म। हिंदी में इन्हें पोष कोरक कोशिकाएं कहा जाएगा। क्या क्वालिटी बताई, ये कोशिकाएं इस कोरक पुटी के चारों ओर परिधि की ओर है, और ये कोशिकाएं चपटी हो गई है, फ्लैट हो गई है। बात याद रहेगी। दूसरा, इस कोरक पुटी में दूसरी कोशिकाएं और हैं जिन्होंने कोरक पुटी के एक और एक ग्रुप का निर्माण किया। जिस तरह से ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा होता है, उस तरीके से ये दूसरी कोशिकाएं एक सिरे पर व्यवस्थित हैं। इन्हें ICM इनर सेल मास इस नाम से जाना जाता है। इन दोनों कोशिकाओं के बीच में ट्रोफोएक्टोडर्म और ICM, इनके बीच में एक खाली जगह है जिसका नाम है कोरक गुहा, ब्लास्टोसील इसे नाम दिया गया है। और अब इस समय ये जो कोरक पुटी अवस्था है, ब्लास्टूला अवस्था है, ये लुढ़कते लुढ़कते गर्भाशय तक आ गई है। और इस समय इसमें एक जो परिधि की कोशिकाएं चपटी है, वो पोष कोरक कोशिकाएं हैं, बीच में एक गुच्छे के रूप में कुछ कोशिकाएं व्यवस्थित हैं, वो ICM है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो गुहा थी, कोरक गुहा, गर्भाशय का तरल उस कोरक गुहा में धीरे धीरे भरने लग जाएगा। तो ये कोशिकाएं थोड़ी और चपटी हो जाएगी, फैल जाएगी। अब इस अवस्था को हमने कोरक पुटी अवस्था कहा। अब इस समय जो जोना पेल्यूसिडा का आवरण था, मैंने कहा मोरूला तक तो था वो, अब वो आवरण टूट जाएगा। अब कोरक पुटी गर्भाशय में आ चुकी है। अब इस समय तक करीब करीब ये भ्रूणीय परिवर्धन का 5वां दिन होता है। इट इज द 5th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जोना पेल्यूसिडा टूटी,
तो अब ये ट्रोफोएक्टोडर्म जो है, पोष कोरक कोशिकाएं हैं। गर्भाशय की संरचना में 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो ये ट्रोफोएक्टोडर्म एक संपर्क स्थापित करेगी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से। तो ट्रोफोएक्टोडर्म का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से संबंध स्थापित करना आरोपण कहलाता है, इम्प्लांटेशन। यानी अब इस कोरक पुटी का संबंध माता के गर्भाशय से स्थापित हो गया। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अंतराली प्रकार का ये आरोपण उपस्थित होता है। तो आरोपण हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, और उसमें सम्मिलित हुई पोष कोरक कोशिकाएं कोरक पुटी की और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम कोशिकाएं। यहां तक ठीक। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जब तक जोना पेल्यूसिडा का आवरण बना हुआ है, कहां था, तूतक में बना हुआ था, जब तक ये फैलोपियन नलिका में था, तो आरोपण कहां होना चाहिए, गर्भाशय में, कहीं और ना हो। तो अन्यत्र आरोपण ना हो, कहीं और इम्प्लांटेशन नहीं हो जाए, इसे रोकना ये काम जोना पेल्यूसिडा का होता है। तो जैसे ही वो हट जाती है, कब हटी, कोरक पुटी अवस्था में, तब आरोपण की क्रिया हो जाएगी और वो लगभग हमने कहा भ्रूणीय परिवर्तन के 5वें दिन होगी। इसी आईसीएम से भ्रूण की सभी संरचनाएं आगे जाके बनेगी। ट्रोफोएक्टोडर्म अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उनका ये निर्माण करता है, जिसमें कोरियन है, एलेंटॉइक है, एमनियन है, उनका निर्माण ये करेगा और आरोपण में भी सम्मिलित होगा। तो अब हमने पढ़ा ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। ब्लास्टोसिस्ट की संरचना में 3 भाग हमें दिखते हैं। 2 प्रकार की तो कोशिकाएं हैं और इनके बीच में एक ब्लास्टोसील कोरक गुहा नामक संरचना होती है। अगली स्टेज में चलते हैं। अब ये कोरक पुटी जो है, कोरक अवस्था है, वो अगली अवस्था में चेंज हो जाएगी, उसे हम गैस्ट्रूलेशन इस प्रक्रिया को कहेंगे और अवस्था का नाम है गैस्ट्रूला। क्या होगा इस समय कि जो कोरक पुटी की कोशिकाएं हैं उसमें विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक विकास गतियां होगी। कौन सी गतियां हैं? अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट। हालांकि हमारे आरबीएससी के सिलेबस के हिसाब से ये गतियां हमारे सिलेबस में नहीं है। बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो इन संरचनात्मक विकास गतियों के बारे में पढ़ोगे। इनके नाम है एपिबोली, एम्बोली, तो अलग अलग प्रकार की ये गतियां हैं। ये मूल रूप से अमीबीय गतियां हैं कोशिकाओं की। तो ब्लास्टूला अवस्था में इस प्रकार की कोशिकीय गतियां हुई और गैस्ट्रूला संरचना का निर्माण हुआ। यहां तक ठीक। तो गैस्ट्रूला बना तो उसमें 3 जर्म लेयर्स बन जाएगी, भ्रूणीय एक्टोडर्म, भ्रूणीय एंडोडर्म और भ्रूणीय मीजोडर्म। अभी तक ब्लास्टूला में ऐसा नहीं था। तो जैसे ही गैस्ट्रूला अवस्था आई, गैस्ट्रूलेशन की क्रिया हुई, तो अब परिवर्तनशील भ्रूण में 3 जनन स्तर विकसित हो गए। और वो कौन सी गतियों के कारण हुए? संरचनात्मक विकास गतियों के कारण परिवर्तनशील भ्रूण में 3 जनन स्तरों का विकास हो गया। एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। यहां तक ठीक। और जो कोरक गुहा थी वो धीरे धीरे आकार में छोटी हो गई और उसकी जगह आर्केंट्रॉन, आद्य नाल का निर्माण हो गया। और इस आद्य नाल की जो ओपनिंग है, गैस्ट्रूला बाहर एक छिद्र द्वारा खुलता है, उसे कोरक रंध्र, ब्लास्टोपोर कहा जाता है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया
मानव में भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे कि जो तीनों जनन स्तर बने भ्रूणीय एक्टोडर्म, वो भ्रूण में कौन सी संरचना बनाएगा, भ्रूणीय मेसोडर्म वो कौन सी संरचना बनाएगा, और भ्रूणीय एंडोडर्म उससे कौन सी संरचनाएं बनेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।